पवन फयून की मेज का जायजा लेने के बाद विराट ने अपनी नजरें हॉल के दूसरे हिस्सों पर घुमा दी। हालांकि उसका इधर उधर देखना बेमतलब लग रहा था, लेकिन असल में वह बहुत बारीकी से पवनगढ़ अकादमी की मौजूदा स्थिति और गुटबाजी को समझने की कोशिश कर रहा था। तलवार संप्रदाय के डार्क नाइट कैंप के पास अब पवनगढ़ राजवंश के लगभग हर कोने में जासूसों का जाल फैला हुआ था, यहां तक कि उत्तरी सीमाओं तक। लेकिन दो जगहें ऐसी थीं जहां उनकी पहुंच अभी भी नहीं थी, पवनगढ़ शाही महल और पवनगढ़ अकादमी। सच तो यह था कि डार्क नाइट कैंप की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि वे चाहें तो इन जगहों में भी सेंध लगा सकते थे, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा था। एक छोटी सी गलती पूरे शाही शहर में फैले उनके नेटवर्क को तबाह कर सकती थी। इसलिए विराट ने तरुण को इस जोखिम भरे कदम से रोक दिया था। नतीजतन आज भी पवनगढ़ अकादमी और शाही महल डार्क नाइट कैंप के लिए एक बंद दरवाजे की तरह थे। विराट को सीमावर्ती सेनाओं की तो पल पल की खबर थी, लेकिन पवनगढ़ अकादमी के अंदर क्या चल रहा है इसका उसे बहुत कम अंदाजा था। आज का विजय भोज उसके लिए एक सुनहरा मौका था। लगभग पूरी अकादमी यहां मौजूद थी, जिससे उसे अंदरूनी मामलों को समझने का बेहतरीन अवसर मिल रहा था। विराट जैसा चतुर व्यक्ति इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता था। दुश्मन को जानो, जीत पक्की समझो। विराट जानता था कि पवनगढ़ शाही परिवार के साथ उसका आने वाला संघर्ष बेहद खतरनाक होगा। इस सत्ता के खेल में पवनगढ़ अकादमी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली थी। जो भी अकादमी का समर्थन हासिल करेगा, जीत का पलड़ा उसी की ओर झुकेगा। भले ही तलवार संप्रदाय की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, लेकिन विराट जरा भी घमंड नहीं करना चाहता था और न ही शाही परिवार को कम आंकना चाहता था। सम्राट से उसकी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी और वह समझ गया था कि सम्राट पांचवें राजकुमार से कहीं ज्यादा चालाक और खतरनाक है। सम्राट जैसे धूर्त इंसान से निपटते समय थोड़ी सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती थी। ऐसे दुश्मन के सामने अगर आंखें बंद की तो पता भी नहीं चलेगा कि मौत कब और कैसे आई। भीड़ पर नजर डालते हुए विराट ने देखा कि पवनगढ़ अकादमी के 10 मुख्य शिष्यों में से ज्यादातर रोहन जग्गी, विजय वर्मा, यशोधरा यादव, गरिमा और तारिका सिंह सभी ने स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। ये 10 शिष्य वाकई प्रतिभाशाली थे। बिना किसी खास मदद या मंत्रों के भी अपनी मेहनत और साधना से उनके स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में पहुंचने की संभावना काफी थी और आज लगभग सभी उस स्तर तक पहुंच चुके थे। लेकिन एक अपवाद था, जयंत। जयंत की आभा बहुत अस्थिर और कमजोर लग रही थी। साफ था कि उसने स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन वह बुरी तरह विफल रहा था। हालांकि जयंत भी 10 मुख्य शिष्यों में से एक था, लेकिन वह रैंकिंग में सबसे नीचे था। उसकी प्रतिभा बेशक अच्छी थी, लेकिन सफलता की गारंटी तो किसी के पास नहीं होती। किस्मत अच्छी थी कि वह आचार्य केशव का निजी शिष्य था। अगर कोई और होता तो इस विफलता के बाद शायद अपाहिज हो जाता या साधना ही खो बैठता। लेकिन आचार्य केशव की मदद से कम उसकी जान बच गई और साधना का स्तर बना रहा। फिर भी जयंत का मार्शल आर्ट्स का सफर अब खत्म हो चुका था। उसकी साधना की नींव बुरी तरह टूट चुकी थी। अब वह अपने पूरे जीवन में कभी भी स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में कदम नहीं रख पाएगा। इसलिए जयंत एक कोने में सिर झुकाए बैठा था। उसकी आभा बुझी हुई थी और चेहरे पर घोर निराशा थी। शीर्ष 10 शिष्यों में से एक होने के नाते अपने भविष्य का यह अंत देखना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। यह देखकर विराट तुरंत अपनी सीट से उठा और जयंत के पास गया। जयंत, क्या हुआ? विराट ने उसके पास जाकर उसका कंधा थपथपाया। जयंत अपने दुख में इतना डूबा हुआ था कि उसने विराट को आते हुए देखा ही नहीं। कंधे पर हाथ पड़ते ही उसने चौंका और ऊपर देखा। विराट को सामने देखकर उसने बस सिर हिलाया और बुदबुदाया, कुछ नहीं, बस यूं ही। फिर उसने सिर झुका लिया। उसका बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। भले ही विराट उसके गुरु आचार्य केशव का करीबी दोस्त था, लेकिन इस वक्त जयंत को किसी की भी परवाह नहीं थी। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, जयंत,
बस एक बार फेल ही तो हुए हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है, अगली बार फिर कोशिश कर लेना। यह कहते हुए विराट ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक चमकती हुई गोली थी। यह गोली ले लो, विराट ने उसे गोली देते हुए कहा। यह तुम्हारी टूटी हुई नींव को पूरी तरह ठीक कर देगी। यह सुनते ही जयंत ने झटके से सिर उठाया। उसकी बुझी हुई आंखों में अचानक एक चमक आ गई। उसने जल्दी से विराट का हाथ पकड़ लिया और बेताबी से पूछा, युवा गुरु विराट, क्या आप सच कह रहे हैं? सच है या नहीं, यह तो खाकर ही पता चलेगा, विराट ने हंसते हुए कहा। जयंत ने बिना एक पल गंवाए गोली पकड़ी और उसे निगल लिया। गोली पेट में जाते ही एक शक्तिशाली औषधीय ऊर्जा उसके शरीर में फैल गई। जयंत को महसूस हुआ कि उसकी टूटी हुई नींव किसी चमत्कार की तरह तेजी से जुड़ रही है। महज थोड़ी ही देर में उसकी नींव न केवल पूरी तरह ठीक हो गई, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। इतना ही नहीं, उस गोली की रहस्यमयी शक्ति को सोखने के बाद उसे लगा कि उसका शरीर फिर से स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र की बाधा को तोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। यह महसूस करते ही जयंत खुशी से पागल हो गया। उसने भोज की परवाह किए बिना विराट को धन्यवाद दिया और तुरंत एकांतवास के लिए भाग गया। स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश करने के मौके के सामने इस दावत की क्या बिसात थी। अगर वह अभी नहीं गया तो शायद यहीं सबके बीच उसकी उन्नति शुरू हो जाएगी, जो ठीक नहीं होगा। जाते हुए जयंत को देखकर विराट मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। दक्षिणी महाद्वीप में युद्ध संरचना कवच बनाने में जयंत ने विराट की बहुत मदद की थी। अगर जयंत न होता तो उन कवचों को इतनी जल्दी तैयार करना मुश्किल होता। इसलिए विराट अपने दोस्त और सहयोगी को इस तरह बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता था। ऊंचे चबूतरे पर बैठे आचार्य केशव को जब जयंत अचानक भागता हुआ दिखाई दिया तो वे मन ही मन नाराज हो गए। क्या इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है? यह विजय भोज है, ऐसे मौके पर कोई अचानक भाग कैसे सकता है, उन्होंने सोचा। लेकिन फिर उन्हें जयंत की परेशानी का ख्याल आया और उनका दिल पसीज गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और इस बारे में ज्यादा न सोचने का फैसला किया। जयंत को बहुत बड़ा सदमा लगा था। उसका यह अजीब बर्ताव समझा जा सकता था, इसलिए केशव ने उस पर ज्यादा सख्ती न करने का मन बनाया। जयंत को विदा करने के बाद विराट अपनी सीट पर लौट आया, लेकिन जैसे ही वह बैठा उसकी नजर धुंधली हो गई। ऊंचे चबूतरे के ठीक बीचों बीच अचानक एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति इतनी तेजी से सामने आई मानो हवा से बनी हो। विराट की वर्तमान शक्ति और दृष्टि भी उसे स्पष्ट रूप से आते हुए नहीं देख पाई। स्वागत है महल प्रमुख। मंच पर आकृति प्रकट होते ही सभी बैठे हुए हॉल प्रमुख और उप प्रमुख एक साथ खड़े हो गए और उस आकृति को आदरपूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर मंच के नीचे बैठे पवनगढ़ अकादमी के लाखों शिष्य भी एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने एक सुर में चिल्लाते हुए प्रणाम किया, स्वागत है महल प्रमुख। इस माहौल में विराट को भी शिष्टाचार निभाना पड़ा। उसने अभी तक उस आकृति को ठीक से देखा भी नहीं था, लेकिन उसे भी सबके साथ झुककर प्रणाम करना पड़ा। हालांकि वह इस पौराणिक और रहस्यमयी महल प्रमुख के बारे में बहुत उत्सुक था, लेकिन वह अलग थलग नहीं दिखना चाहता था। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी शांत हो जाएं। एक मधुर संगीत जैसी आवाज गूंजी जो पूरे मार्शल आर्ट अखाड़े में फैल गई। आवाज तेज नहीं थी, फिर भी भोज में मौजूद लाखों शिष्यों ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। धन्यवाद महल प्रमुख। मंच पर बैठे हॉल प्रमुखों ने तुरंत एक साथ कहा। नीचे शिष्यों ने भी एक स्वर में दोहराया, धन्यवाद महल प्रमुख। कृपया सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। वह दिव्य स्वर फिर से गूंजा। इस संकेत पर मंच पर उपस्थित सभी बड़े अधिकारी अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। तभी नीचे बैठे शिष्यों ने मंच के केंद्र में विराजमान उस हस्ती को देखने का साहस किया। आखिरकार वे अपने लंबे समय से प्रशंसित महल प्रमुख को देख सकते थे। अनगिनत शिष्य उत्साह और श्रद्धा से मंच की ओर देखने लगे। हालांकि कुछ शिष्य उनके प्रति श्रद्धा से इतने भरे हुए थे कि वे सीधे ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। विराट ने भी अपना सिर उठाया
और मंच के केंद्र में बैठी आकृति पर एक नजर डाली। वहां राजसी वस्त्रों में एक महिला बैठी थी। उसे देखकर विराट सचमुच एक पल के लिए उसकी सुंदरता से चकित रह गया। विराट, जिसने अनगिनत सुंदरियों को देखा था, उसे भी यह स्वीकार करना पड़ा कि राजसी वस्त्रों में सजी यह महिला वास्तव में रोहिणी द्वारा किए गए वर्णन पवनगढ़ राजवंश की सबसे सुंदर महिला पर खरी उतरती है। उसकी सुंदरता सचमुच अलौकिक और मनमोहक थी। सिर्फ दिखावट की बात करें तो यह महिला यामिनी और राजवीर सिंह महिला रूप में के बराबर ही थी। विराट, जो सुंदरियों को देखने का आदी था, उसके लिए यह महिला सुंदर तो थी, लेकिन उसे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी नहीं थी। इस महिला के बारे में विराट को जो बात सचमुच हैरान कर रही थी, वह थी उसकी अलौकिक आभा। वह चुपचाप बैठी थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह इस नश्वर संसार से पूरी तरह अलग हो, जैसे कोई देवी हो जिसे सांसारिक चिंताओं से कोई लेना देना न हो। विराट ने सोचा, अगर सचमुच में अप्सराएं होती तो शायद वे ऐसी ही दिखती। हालांकि जब विराट ने उसे देखा तो उसकी नजरों में केवल प्रशंसा थी, कोई अशुद्ध विचार नहीं। इतनी सुंदर स्त्री के सामने भी उसके मन में कोई रोमांटिक ख्यालात नहीं आए। पहली बात तो यह कि प्रेम संबंधों में उसकी रुचि न के बराबर थी। उसका पूरा ध्यान मार्शल आर्ट्स के शिखर तक पहुंचने और इस दुनिया के असीम रहस्यों को खोजने पर था। उसे ये रोमांस की बातें बेहद उबाऊ लगती थीं। दूसरी ओर सबसे बड़ी वजह, घर की महिलाओं ने उसका जीना पहले ही हराम कर रखा था। वे उसे इतना परेशान करती थीं कि वह दूसरी महिलाओं के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। सिर्फ मौजूदा मुसीबतों से निपटना ही उसके लिए काफी था। हर नई महिला का मतलब था उसकी आजादी और सुकून का अंत। और विराट कभी भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारता था। उसे फालतू के झंझटों में पड़ना पसंद नहीं था। इसलिए विराट ने महल प्रमुख नलिनी पर सिर्फ 2 बार नजर डाली और फिर अपनी नजरें हटा लीं। दूसरे शिष्यों के विपरीत नलिनी के प्रति उसकी नजर में न तो दीवानगी थी और न ही कोई मोह। पवनगढ़ अकादमी के सबसे होनहार छात्र, जैसे 5वां राजकुमार पवन फेयू और 7वां राजकुमार पवन फेयुन, भी नलिनी की अद्वितीय सुंदरता पर पूरी तरह लट्टू हो गए थे। उनकी निगाहें उस पर ऐसे टिकी थीं जैसे वे किसी सम्मोहन में हों। यह देखकर विराट को घिन आने लगी। कितने दयनीय हैं ये लोग। आखिर वह एक औरत ही तो है। हमने बहुत सी औरतें देखी हैं। तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो जैसे पहली बार किसी लड़की को देखा हो? उसने मन ही मन सोचा। उसने फैजान की ओर देखा। कम से कम फैजान को देखो, वह तो खुद को संभाल रहा है। हालांकि फैजान विराट जितना पत्थर दिल नहीं था जो सुंदरता को महत्वहीन समझे, लेकिन उसमें कम से कम अच्छा आत्मसंयम था। यह जानते हुए कि उसकी इच्छा शक्ति विराट जितनी मजबूत नहीं है, उसने जबरदस्ती खुद को नलिनी से मुंह मोड़ने पर मजबूर किया। छोटे भाई विराट, क्या मैं सही कह रही थी? क्या महल प्रमुख नलिनी उतनी ही सुंदर नहीं है जितना मैंने बताया था? रोहिणी ने नलिनी को एकटक देखते हुए पूछा। विराट से बात करते हुए भी उसकी निगाहें नलिनी पर ही टिकी थीं, जैसे वह भी मंत्रमुग्ध हो गई हो। जी हां, सीनियर सिस्टर सही कह रही हैं। विराट ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वह सुंदरता के प्रति उदासीन था, लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि नलिनी वास्तव में अद्वितीय सुंदरी थीं। कम से कम उसकी अपनी घरवाली सुंदरियों से कम नहीं थीं। विराट के इस बेपरवाह रवैये को देखकर फैजान ने प्रशंसा में अंगूठा दिखाते हुए कहा, भाई विराट, तुम्हारा संकल्प सचमुच अटूट है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। फैजान अपने संकल्प को काफी मजबूत मानता था, लेकिन विराट के सामने वह कुछ भी नहीं था। नलिनी को देखने के बाद फैजान को यह एहसास हो गया था कि विराट जरा भी विचलित नहीं हुआ था। फैजान ने जहां अपनी इच्छा शक्ति से खुद को नियंत्रित किया था, वहीं विराट स्वाभाविक रूप से अडिग और शांत था। यह कुछ भी नहीं है, मामूली बात है, जिक्र करने लायक नहीं। तथाकथित सुंदरता मेरी नजर में कंकाल से कम नहीं है, जिक्र करने लायक नहीं। विराट ने लापरवाही से कहा, लेकिन बोलते बोलते ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसकी आवाज धीरे धीरे नरम पड़ गई और उसने बगल में देखा।
वहां उसके बगल में रोहिणी बैठी थी, जो उसे बेरुखी से घूर रही थी। विराट का दिल जोर से धड़कने लगा और वह मन ही मन घबरा गया। छोटे भाई विराट, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारी नजर में मैं कंकाल से कम नहीं हूं? रोहिणी ने बेरुखी से कहा। सीनियर सिस्टर रोहिणी, गलत मत समझो, मेरा मतलब वो नहीं था। विराट ने जल्दी से समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक आवाज ने उसे रोक दिया। विराट, बहस करना बंद करो, यही तो तुम्हारा मतलब है। सीनियर सिस्टर रोहिणी, इसे पीट दो। यह लड़का इतना घिनौना है, अगर हम इसे नहीं पीटेंगे तो हमारे सीने में भरी भड़ास दूर नहीं होगी। राजवीर सिंह, जो महिला होते हुए भी पुरुष वेश में थी, ने अपनी गुलाबी मुट्ठियां लहराते हुए बगल से उकसाया। तुम खुद को इतना बेवकूफ क्यों बना रहे हो? यह सुनकर विराट घबरा गया और उसने गुस्से में राजवीर के सिर पर एक चपत लगा दी। आग पहले से ही लगी हुई थी, लेकिन यह छोटी सी मूर्ख लड़की आग में घी डाल रही थी। क्या उसने उसे आग में झोंक नहीं दिया? सिस्टर रोहिणी, इसे देखो, यह अभी भी मेरे साथ इतना क्रूर व्यवहार कर रहा है। शपथ खाने के बाद राजवीर ने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया और रोहिणी को मासूमियत भरी नजरों से देखते हुए शिकायत की। जूनियर ब्रदर विराट, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझसे कहो। जूनियर ब्रदर राजवीर को तंग क्यों कर रहे हो? यह देखकर रोहिणी और भी गुस्से में आ गई। इस समय भानुमति भी उनके साथ खड़ी हो गई और विराट को घृणा भरी नजरों से देखने लगी। साफ तौर पर भानुमति भी विराट की सुंदरता को कंकाल समझने वाली बात से बहुत नाराज थी। सही कहा, उस जैसे बदबूदार आदमी में ऐसी क्या खासियत है? उसकी हिम्मत कैसे हुई हम औरतों को नीचा दिखाने की? तारिका सिंह ने भी बीच में दखल दिया। पल भर में विराट सबकी आलोचना का निशाना बन गया और औरतों ने उस पर गालियों की बौछार कर दी। यह देखकर विराट को बहुत बुरा लगा। उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। इस सब के लिए फैजान ही जिम्मेदार था। इन औरतों में से किसी एक से निपटना ही बेहद मुश्किल था। ऊपर से कई औरतें एक साथ उस पर हमला कर रही थीं और अपनी पूरी ताकत झोंक रही थीं। इस समय विराट को लगा कि अब वह और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने फैजान की ओर मुड़कर देखा, यह सोचकर कि मरने से पहले उसे भी अपने साथ ले जाएगा। लेकिन उसने देखा कि फैजान शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर रेत में छिपा चुका था। लड़ाई शुरू करने के बाद इस आदमी ने बेशर्मी से अपनी जगह छोड़ दी थी और कहीं दूर जाकर छिप गया था। धिक्कार है इस कमीने पर, बाद में इससे हिसाब चुकाना ही होगा। फैजान की हरकत देखकर विराट मन ही मन उसे कोसने लगा। जैसे ही विराट की स्थिति गंभीर हुई, ऊंचे मंच से एक आवाज ने उसकी समस्या का समाधान कर दिया। सज्जनों, इस बार हमारी पवनगढ़ अकादमी विजय भोज का आयोजन कर रही है। पहला तो अंधकार दानव राजवंश के विरुद्ध युद्ध में हमारी जीत का जश्न मनाने के लिए, और दूसरा इस युद्ध क्षेत्र में बहादुरी से लड़ने वाले हमारे सभी साथियों को पुरस्कृत करने के लिए। ऊंचे मंच पर गजानन खड़ा हुआ, पवनगढ़ अकादमी के लाखों शिष्यों को नीचे देखते हुए और जोर से बोला। शुरू में नलिनी के प्रकट होने के बाद अकादमी के उच्च पदस्थ सदस्य उनके बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि शुरुआती 2 वाक्य बोलने के बाद नलिनी चुपचाप बैठी रहीं और कुछ नहीं बोलीं। यह देखकर अकादमी के बड़े अधिकारियों को बड़ी लाचारी महसूस हुई। यह महल प्रमुख अभी भी पहले की तरह ही सांसारिक मामलों से विरक्त थीं। हालांकि नलिनी अब युवा नहीं थीं, लेकिन वर्षों के एकांतवास और बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क ने उन्हें सांसारिक मामलों और मानवीय संबंधों से पूरी तरह अनजान बना दिया था। महल प्रमुख रहते हुए भी वे व्यावहारिक रूप से अकादमी के कामकाज में शामिल नहीं थीं। ज्यादातर काम अलग अलग हॉल प्रमुख और एल्डर्स संभालते थे। अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने मुश्किल से 10 मामलों को भी खुद नहीं संभाला था। अकादमी के लिए उनका पद काफी हद तक बस नाम का था। जब उन्होंने महल प्रमुख बनने की इच्छा जताई थी, तो उनके भोलेपन के कारण ही काफी विरोध हुआ था। विशेष रूप से संचरण कक्ष के प्रमुख जयेश ने कई एल्डर्स को इकट्ठा करके
नलिनी को पद से हटाने की कोशिश की थी। अकादमी के लगभग आधे बड़े अधिकारियों ने उनका विरोध किया था। नलिनी अंततः 2 कारणों से महल प्रमुख बनी। पहला, वह पूर्व महल प्रमुख की एकमात्र शिष्या थीं, और दूसरा, उन्होंने अपनी अद्वितीय शक्ति के बल पर यह पद हासिल किया। जयेश के नेतृत्व में एल्डर्स का एक समूह उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर करने आया, तो नलिनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हमला कर दिया और उन सभी स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र के एल्डर्स को पूरी तरह से हरा दिया। जयेश अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए खुद को पूर्व उपमहल प्रमुख महासेनापति रणविजय के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानता था। उसे लगा कि स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र के शिखर पर हाल ही में पहुंची एक युवा लड़की से निपटना उसके लिए बच्चों का खेल होगा। लेकिन उस अंतिम युद्ध में सबसे शर्मनाक हार उसी को झेलनी पड़ी। जयेश ने अपने जीवन में कभी ऐसी करारी हार का सामना नहीं किया था। वह लगभग बेहोश हो गया था। उस युद्ध के बाद पवनगढ़ अकादमी में किसी ने भी नलिनी की आज्ञा टालने की हिम्मत नहीं की। आखिर जब सबसे ताकतवर और बड़बोले जयेश का यह हाल हुआ था, तो भला कौन आगे बढ़कर चुनौती देने की हिम्मत करता। इसलिए उस युद्ध के बाद नलिनी सही मायने में पवनगढ़ अकादमी की नई महल प्रमुख बन गईं। उस युद्ध के बाद ही सबको यह एहसास हुआ कि आमतौर पर शांत और विनम्र रहने वाली यह लड़की वास्तव में कितनी भयानक शक्ति रखती है। यहां तक कि सर्वोच्च विशेषज्ञ रणविजय ने भी उस युद्ध को देखने के बाद खुद स्वीकार किया कि वे नलिनी का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उस समय से नलिनी पवनगढ़ अकादमी की नंबर 1 हस्ती बन गईं। उन्हें पूरे पवनगढ़ राजवंश में सर्वोपरि इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि शाही परिवार के पूर्वज अभी भी ब्रह्मज्ञान स्तर के पूर्वज थे। लेकिन जब नलिनी ने भी ब्रह्मज्ञान स्तर प्राप्त कर लिया और एकांतवास से बाहर आईं, तो यह कहना वाकई मुश्किल हो गया कि पवनगढ़ राजवंश में असली बाहुबली कौन है। यह देखकर कि नलिनी चुप रहीं, अकादमी के हॉल प्रमुखों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय इसके कि वे कार्य भवन के प्रमुख गजानन को विजय भोज की अध्यक्षता करने दें। आखिरकार अगर यह अजीब चुप्पी जारी रहती तो न केवल नीचे मौजूद लाखों शिष्य हैरान होते, बल्कि ये बुजुर्ग भी शर्मिंदा होते। पवनगढ़ राजवंश के उत्तरी सीमा क्षेत्र में 6 आकृतियां अकल्पनीय गति से उड़ रही थीं। इन 6 आकृतियों से एक ऐसी भयानक आभा निकल रही थी कि रास्ते में आने वाले जानवर और पक्षी डर के मारे दुबक गए। उन 6 लोगों में से लाल वस्त्र पहने एक महिला ने अपने बगल में उड़ रहे एक हट्टे कट्टे आदमी की ओर मुड़कर व्यंग्य से कहा, यमन, इस बार तुम्हारी जानकारी सही होनी चाहिए। अगर मैं इतनी दूर यात्रा करके आती हूं और पता चलता है कि तुम्हारी जानकारी झूठी है, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यमन ने घबराते हुए कहा, राजकुमारी यामिनी, आप निश्चिंत रहें। मैं आपको धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? मैंने आपको बताने से पहले इस जानकारी की बार बार पुष्टि की है। यामिनी, चिंता मत करो, लाल वस्त्र पहने एक युवक ने बीच में टोकते हुए कहा, अगर यह आदमी हमें धोखा देने की हिम्मत करता है तो मैं खुद इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस युवक की भौहें अहंकार और घमंड से तनी हुई थीं। उसकी आंखों में एक ऐसी क्रूरता थी जो बता रही थी कि वह दयालु इंसान बिल्कुल नहीं है। महाराज यश, मैं आपको जरा भी धोखा देने या आपका मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? अगर आप मेरा सिर भी काट दें तो भी मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। यश की बात सुनकर यमन अनजाने में कांप उठा। उसकी आंखों में साफ भय दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि यह लाल वस्त्रधारी युवक राजकुमारी यामिनी जैसा नहीं है। राजकुमारी केवल कठोर शब्दों में बोलती थीं, लेकिन वह वास्तव में उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन यश, उसके शब्द कभी खोखले नहीं होते थे। हा हा हा, मुझे पता था कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। यश जोर से हंसा। उसे दूसरों को डराने में एक अजीब सा आनंद मिलता था। पवन फेचन, अब जब हम तुम्हारे गृहनगर आ गए हैं तो तुम्हें हमारी अच्छी खातिरदारी करनी चाहिए।
यश ने अपने बगल में उड़ रहे सुनहरे वस्त्र पहने एक युवक की ओर मुड़कर कहा, बिल्कुल, मैं एक अच्छा मेजबान बनने की पूरी कोशिश करूंगा और आप सभी को निराश नहीं करूंगा। सुनहरे वस्त्र पहने युवक पवन फेचन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह सुनहरे वस्त्र वाला युवक कोई और नहीं बल्कि पवन फेचन था, वही अद्वितीय प्रतिभाशाली योद्धा जिसे एक सदी पहले पूरे पवनगढ़ राजवंश के मार्शल आर्टिस्ट अपना आदर्श मानते थे। 20 साल से भी ज्यादा समय पहले जब वह स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र के शिखर पर पहुंचा तो वह पवनगढ़ राजवंश में अजेय हो गया था। अपनी सीमाओं को और बढ़ाने के लिए वह मध्य महाद्वीप के अन्य हिस्सों की खोज करने निकल पड़ा था। उसने पवनगढ़ राजवंश से उत्तर की ओर यात्रा की, जिशान राजवंश को पार किया और अंत में शक्तिशाली यान्यान राजवंश के क्षेत्र में प्रवेश किया। मध्य महाद्वीप के दाओ गठबंधन में 7 प्रमुख राजवंश शामिल थे और पवनगढ़ राजवंश उनमें से एक था। लेकिन 7 प्रमुख राजवंशों में से एक होने के बावजूद पवनगढ़ राजवंश का स्थान सबसे निचला था। पवनगढ़ के ठीक उत्तर में स्थित जिशान राजवंश उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। जिशान राजवंश रैंकिंग में 6ठे स्थान पर था, पवनगढ़ से बस एक पायदान ऊपर, लेकिन उसकी शक्ति पवनगढ़ से कई गुना ज्यादा थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि जिशान राजवंश के पास ब्रह्म ज्ञान स्तर के विशेषज्ञ थे, जबकि पवनगढ़ राजवंश में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल शाही पूर्वज थे, जो अभी भी अर्धचरण ब्रह्म ज्ञान स्तर पर अटके हुए थे। जिशान राजवंश हमेशा से पवनगढ़ राजवंश पर बुरी नजर रखता आया था। वह इस कमजोर लेकिन संसाधन संपन्न राज्य को हड़पने की ताक में रहता था। हालांकि पवनगढ़ राजवंश भी दाओ गठबंधन का हिस्सा था। गठबंधन के नियम बहुत सख्त थे, जो आंतरिक गुटों के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध और एक राजवंश द्वारा दूसरे के मनमाने विलय पर रोक लगाते थे। इसलिए जिशान राजवंश गठबंधन के नियमों से बंधा हुआ था, लेकिन सिर्फ नियमों ने उसे नहीं रोका था। इसका एक और बड़ा कारण था जिशान राजवंश का अपना प्रतिद्वंद्वी वैसे कुखे राजवंश गाओहे राजवंश रैंकिंग में 5वें स्थान पर था और जिशान राजवंश के पूर्व में स्थित था। उसके पास भी ब्रह्म ज्ञान स्तर के विशेषज्ञ थे। हालांकि जिशान राजवंश पवनगढ़ से बहुत ताकतवर था, लेकिन अगर वह पूर्ण आक्रमण करता तो उसे जीतने के बावजूद भारी नुकसान उठाना पड़ता, और जैसे ही वह कमजोर पड़ता उसका कट्टर दुश्मन गाओहे राजवंश उस पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ गाओहे राजवंश को भी कम नहीं आंका जा सकता था। वह भी लंबे समय से पवनगढ़ पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन उसे भी डर था कि कहीं जिशान राजवंश उसकी कमजोरी का फायदा न उठा ले। इन्हीं मजबूरियों और आपसी दुश्मनी के चलते पवनगढ़ राजवंश इस नाजुक स्थिति में भी अब तक सुरक्षित था, वरना अगर दाओ गठबंधन के नियम न होते तो जिशान और गाओहे राजवंश कब का पवनगढ़ को निगल चुके होते। आखिरकार पवनगढ़ राजवंश मध्य महाद्वीप के बिल्कुल किनारे पर स्थित था और 7 राजवंशों में सबसे कमजोर था। उसके पास एक भी ब्रह्म ज्ञान स्तर का विशेषज्ञ नहीं था। अगर उस पर हमला भी होता तो जब तक जिशान और गाओहे बहुत आगे नहीं बढ़ते, गठबंधन के उच्च अधिकारी शायद आंखें मूंद लेते। बेशक जिशान और गाओहे राजवंश शक्तिशाली तो थे, लेकिन यान्यान राजवंश के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी। यान्यान राजवंश को 7 महान राजवंशों में शीर्ष 3 में स्थान मिला हुआ था। हालांकि शीर्ष 3 राजवंशों और बाकी 4 को एक ही श्रेणी 7 महान राजवंश में रखा गया था, लेकिन वास्तव में उनकी शक्ति में जमीन आसमान का अंतर था। असल में मध्य महाद्वीप के दाओ गठबंधन ने 7 महान राजवंशों को 3 स्तरों में बांटा था। शीर्ष 3 राजवंश पहले स्तर पर थे, चौथे से छठे स्थान वाले दूसरे स्तर पर, और सबसे निचले स्थान पर स्थित पवनगढ़ राजवंश को एक बिल्कुल अलग तीसरे स्तर पर रखा गया था। अपनी कमजोरी के कारण गठबंधन के नेतृत्व ने कई बार यह सुझाव दिया था कि पवनगढ़ का
7 महान राजवंशों में से एक होने का दर्जा छीन लिया जाए और उसे पदानुक्रम से हटा दिया जाए। इसका कारण यह था कि क्षेत्रफल और शक्ति दोनों ही मामलों में पवनगढ़ अन्य 6 राजवंशों के साथ खड़े होने के लायक नहीं था। पवनगढ़ राजवंश का क्षेत्रफल 6ठे स्थान पर स्थित जिशान राजवंश के 10वें हिस्से से भी कम था। हालांकि क्षेत्रफल के लिहाज से जिशान राजवंश भी 7 महान राजवंशों में मामूली था, फिर भी उसका साम्राज्य 20 अरब मील से ज्यादा फैला हुआ था। इसके विपरीत पवनगढ़ राजवंश का कुल क्षेत्रफल केवल 2 अरब मील के आसपास था। यह छोटा सा क्षेत्र तो पहले स्थान पर मौजूद युमिंग राजवंश के एक प्रांत से भी छोटा था, लेकिन पवनगढ़ राजवंश के पूर्वजों द्वारा दाओ गठबंधन में किए गए महत्वपूर्ण योगदान और बलिदानों के कारण इस प्रस्ताव को अंततः स्वीकार नहीं किया गया था। इसी वजह से पवनगढ़ राजवंश आज भी 7 महान राजवंशों में अपनी जगह बनाए हुए था। पवनगढ़ राजवंश छोड़ने के बाद पवन फेचन ने कई साल जिशान राजवंश में भटकते हुए बिताए और फिर उत्तर की ओर शक्तिशाली यान्यान राजवंश की ओर प्रस्थान किया। जिशान राजवंश में पवन फेचन को एक कुशल योद्धा माना जाता था, लेकिन यान्यान राजवंश में उनकी चमक फीकी पड़ गई। 7 महान राजवंशों में शीर्ष 3 में शामिल यान्यान राजवंश पवनगढ़ और जिशान राजवंशों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। पवनगढ़ राजवंश में स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र के योद्धा दुर्लभ थे, जबकि यान्यान राजवंश में वे आम थे। पवन फेचन की असाधारण मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के बावजूद यान्यान राजवंश में उन्हें केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था, न कि पवनगढ़ राजवंश की तरह एक अजेय योद्धा। फिर भी पवन फेचन पवनगढ़ राजवंश के लाखों वर्षों के इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली योद्धा थे। भले ही वे यान्यान राजवंश में अपने साथियों के बीच अजेय न रहे हों, लेकिन वे निश्चित रूप से शीर्ष 10 में शामिल एक असाधारण प्रतिभा थे। यान्यान राजवंश के एक खतरनाक क्षेत्र की खोज के दौरान पवन फेचन की मुलाकात एक प्रसिद्ध राजकुमार से हुई, जो अब उनके साथ यात्रा कर रहा था, महाराज यश। उस खोज के दौरान यश ने पवन फेचन की असाधारण शक्ति देखी और उन्हें अपने परिवार में शामिल होने और अपनी सेवा करने का निमंत्रण दिया। पवन फेचन ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें यान्यान राजवंश में एक सुरक्षित ठिकाने की जरूरत थी। अकेले भटकते हुए अपनी ताकत के बावजूद वे खतरे में थे, क्योंकि वहां उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली योद्धा मौजूद थे। एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती थी। यश का साथ उन्हें सुरक्षा और समर्थन दे सकता था, लेकिन पवन फेचन के यश की सेवा करने का सबसे बड़ा कारण कुछ और ही था। वह यश की दूसरी पहचान से मोहित थे, काले कछुआ संप्रदाय का शिष्य। काले कछुआ संप्रदाय शक्ति सिंधु महाद्वीप के 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक था, जो 7 राजवंशों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली और दाओ गठबंधन का एक उच्च पदस्थ सदस्य था। पवन फेचन यश की पहचान का उपयोग करके इस महान संप्रदाय में प्रवेश पाना चाहते थे। 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक में प्रवेश करके ही वे उन्नत साधना तकनीकें प्राप्त कर सकते थे और मार्शल आर्ट्स के शिखरों को छू सकते थे। पवन फेचन की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वे न केवल ब्रह्म ज्ञान स्तर में प्रवेश करना चाहते थे, बल्कि पौराणिक आरोहण क्षेत्र तक भी पहुंचना चाहते थे। आरोहण क्षेत्र का विशेषज्ञ बनकर ही वे मध्य महाद्वीप के सच्चे शासक बन सकते थे और अनगिनत प्राणियों के जीवन मरण का फैसला कर सकते थे। पवन फेचन ने पवनगढ़ राजवंश का सिंहासन इसलिए नहीं ठुकराया क्योंकि उन्हें सत्ता से नफरत थी, बल्कि इसलिए कि वे पवनगढ़ को एक छोटा और तुच्छ राज्य मानते थे। पवनगढ़ का सम्राट बनकर भी क्या फायदा होता, वे फिर भी दूसरों के अधीन रहते, जिशान और गाओहे राजवंशों के बीच पिसते रहते। ऐसे दयनीय राजा बनने से बेहतर था कि वे राजा बने ही नहीं। अगर उन्हें राजा बनना ही था तो वे पूरे मध्य महाद्वीप के सच्चे शासक बनना चाहते थे, न कि पवनगढ़ जैसे कमजोर राज्य के। और इस सपने को पूरा करने के लिए 5 प्रमुख संप्रदायों में प्रवेश करना पहला और सबसे जरूरी कदम था।
यही सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने यश की सेवा स्वीकार की थी। इस बार यमन और यश यान्यान राजवंश से पवनगढ़ आए थे क्योंकि यमन ने जिशान राजवंश में काम करते समय एक खबर सुनी थी। पवनगढ़ राजवंश और अंधकार राजवंश की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर एक प्राचीन खंडहर और गुप्त क्षेत्र प्रकट हुआ है, जिसमें आरोहण क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा छोड़े गए अवसर मौजूद हैं। यह खबर सुनकर यमन हैरान और खुश दोनों हुए। पुष्टि करने के बाद कि खबर सच है, वे तुरंत यान्यान राजवंश लौट आए और यश को बताया। यमन भी शाही परिवार की एक निचली शाखा से थे और अपनी स्थिति सुधारने के लिए यश जैसे सीधे वंशज से जुड़ना चाहते थे। खबर सुनते ही यश ने तुरंत पवन फेचन को बुलाया ताकि वे इसकी पुष्टि कर सकें, क्योंकि पवन फेचन पवनगढ़ से ही थे। दुर्भाग्य से पवन फेचन को पवनगढ़ की मौजूदा स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। भले ही वे पवनगढ़ के दूसरे राजकुमार थे, लेकिन यान्यान राजवंश और पवनगढ़ के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। बीच में विशाल जिशान राजवंश फैला हुआ था। इतनी लंबी दूरी के कारण उनका संपर्क बहुत पहले ही टूट चुका था। पवनगढ़ से लाए गए उनके संचार तावीज की सीमा केवल 10 अरब मील थी, जो इस दूरी के लिए काफी नहीं थी। यह देखकर यश ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आदमियों को इकट्ठा किया और तुरंत पवनगढ़ की ओर निकल पड़े। आरोहण क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया अवसर इतना बड़ा था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। भले ही खबर झूठी निकले, यश यह मौका गंवाना नहीं चाहता था। एक व्यर्थ यात्रा का जोखिम उस विशाल खजाने को खोने से कहीं बेहतर था। पवनगढ़ राजवंश के उत्तरी सीमा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण किला, किले की दीवार पर पृथ्वी पूज्य स्तर का एक सेनापति गश्त कर रहा था। अचानक उसकी नजरें धुंधली हो गईं। उसने दूर क्षितिज पर कई आकृतियों को उड़ते हुए देखा। वे आकृतियां इतनी तेज थीं कि इससे पहले कि वह उन्हें ठीक से देख पाता, वे गायब हो गईं। बूढ़े जादव, क्या तुमने अभी कुछ उड़ते हुए देखा? सेनापति ने हैरान होकर अपने लेफ्टिनेंट से पूछा। मैं अभी आपको यही बताने वाला था सेनापति, मुझे लगा कि मुझे वहम हो रहा है। लेफ्टिनेंट जादव ने आश्चर्य से उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि कुछ उच्च कोटि के विशेषज्ञ वास्तव में हमारी उत्तरी सीमा से पवनगढ़ में घुस आए हैं। सेनापति ने गंभीरता से कहा, हमें तुरंत अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना देनी चाहिए। उनकी उड़ने की गति देखकर लगता है कि वे कम से कम स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र के अंतिम चरण के विशेषज्ञ हैं। पवनगढ़ राजवंश की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर शीशगढ़ काउंटी रक्षा दीवार के ऊपर महासेनापति रणविजय धीरे धीरे टहल रहे थे। हालांकि युद्ध अस्थायी रूप से थम चुका था और पवनगढ़ अकादमी के दिव्य पूज्य क्षेत्र के योद्धा वापस लौट चुके थे, लेकिन एक अनुभवी सेनापति के रूप में वे अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते थे। चलते चलते अचानक रणविजय ने अपने संचार जेड ताबीज में कंपन महसूस किया। उन्होंने उसे बाहर निकाला, अपनी दिव्य चेतना से उसे स्कैन किया और संदेश पढ़ा। संदेश पढ़ते ही रणविजय का चेहरा सफेद पड़ गया। जिस बात का उन्हें डर था वही हुआ। रणविजय ने चिंता भरी नजरों से उत्तर पश्चिम की ओर देखा। पवनगढ़ राजवंश अब किस नई मुसीबत का सामना करने वाला था, और यह सब पवनगढ़ शाही परिवार की मूर्खता के कारण हुआ था। जब पवनगढ़ राजवंश अंधकार राजवंश के आक्रमण का सामना कर रहा था और विनाश के कगार पर था, उस समय एक बड़ा आंतरिक मतभेद हुआ था। रणविजय के नेतृत्व वाली सेना और राजकुमार राजा कुमार के नेतृत्व वाले शाही परिवार, जिसके पीछे असली दिमाग सम्राट का था, के बीच इस बात को लेकर ठन गई थी कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। रणविजय चाहते थे कि तलवार संप्रदाय के साथ गठबंधन किया जाए। भले ही तलवार संप्रदाय शाही परिवार से नफरत करता था, लेकिन विराट आखिर पवनगढ़ अकादमी का ही शिष्य था। वह अपने ही वतन को बर्बाद होते नहीं देख सकता था। और वाकई अंत में विराट ने तलवार संप्रदाय की सेनाओं को हस्तक्षेप करने का आदेश दिया था, लेकिन शाही परिवार को तलवार संप्रदाय पर भरोसा नहीं था। उन्होंने एक अलग और खतरनाक रणनीति अपनाई।
एक दुश्मन को दूसरे से मरवाना। उन्होंने जिशान और गाओहे राजवंशों में प्राचीन खंडहरों की खबर फैलाने का फैसला किया। उनका सोचना था कि जब इन शक्तिशाली राजवंशों के योद्धा खंडहरों की खोज में आएंगे तो वे स्वाभाविक रूप से अंधकार राजवंश से भिड़ जाएंगे, क्योंकि खंडहरों का रास्ता उन्हीं के कब्जे में था। इस तरह पवनगढ़ बिना उंगली उठाए अपने दुश्मनों को आपस में लड़ाकर अपना संकट हल कर सकता था। लेकिन रणविजय ने इसका कड़ा विरोध किया था। उनका मानना था कि यह आग से खेलने जैसा है। जिशान और गाओहे राजवंश भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए थे। उन्हें अपने घर बुलाना मुसीबत को न्योता देना था। दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। अंततः दोनों ने अपने अपने रास्ते चुने। रणविजय ने तलवार संप्रदाय के साथ सहयोग किया। उन्होंने भारी मात्रा में युद्ध कवच, हथियार और औषधियां खरीदी, जिसके बदले में उन्होंने अकादमी की लाखों कीमती किताबें विराट को दे दी। दूसरी ओर शाही परिवार ने जिशान और गाओहे राजवंशों में खबर फैलाने के लिए अपने दूत भेज दिए और ज्यादा शक्तिशाली योद्धाओं को आकर्षित करने के लिए उन्होंने झूठ बोला कि खंडहरों का रास्ता अब गहन पूज्य क्षेत्र, प्रोफाउंड वेनरेबल रेल्म के योद्धाओं के लिए भी खुल गया है, जबकि वास्तव में वह केवल स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र से नीचे वालों के लिए ही था। अंततः रणविजय का फैसला सही साबित हुआ। सबसे नाजुक मोड़ पर विराट ने हस्तक्षेप किया और अंधेरी दानव राजवंश की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। बाद में उसके द्वारा दिए गए कवच भेदी द्रव, आर्मर पियर्सिंग लिक्विड, ने दुश्मन के काले शल्क दानव शरीर को बेकार कर दिया और युद्ध का रुख पूरी तरह पलट दिया। पवनगढ़ राजवंश जीत गया, लेकिन जीत के बावजूद रणविजय का मन अशांत था। उन्हें डर था कि शाही परिवार की उस चाल का परिणाम अब भुगतना पड़ेगा, और अब वह संकट आ गया था। शाही परिवार द्वारा बोए गए बीज अब जहरीले फल दे रहे थे। अब जब अंधकार राजवंश की सेना खदेड़ी जा चुकी थी और प्राचीन खंडहरों का रास्ता पवनगढ़ के हाथ में था, तो जिशान और गाओहे राजवंश के शक्तिशाली योद्धा सीधे पवनगढ़ आकर आएंगे। शाही परिवार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। लेकिन रणविजय ने यह उम्मीद नहीं की थी कि सबसे पहले आने वाले जिशान या गाओहे के लोग नहीं, बल्कि उनसे भी कहीं ज्यादा भयानक यान्यान राजवंश के महाशक्तिशाली योद्धा होंगे। पिछले 2 वर्षों में अंधकार राजवंश ने हमारी जमीन को रौंदा, हमारे लोगों का कत्ल किया और अनगिनत पाप किए। लेकिन अस्तित्व के इस नाजुक मोड़ पर मेरे सभी साथियों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी और अंततः उस शक्तिशाली दुश्मन को खदेड़कर हमने यह जीत हासिल की। पवनगढ़ अकादमी के विजय भोज में ऊंचे मंच पर खड़े होकर गजानन एक जोशीला भाषण दे रहे थे। कार्यभवन के प्रमुख होने के नाते गजानन को ऐसी सभाओं को संभालने का अच्छा अनुभव था। वे भोली महल प्रमुख नलिनी से कहीं बेहतर वक्ता थे। गजानन के ओजस्वी शब्दों को सुनकर नीचे बैठे शिष्यों का खून खौल उठा। यहां तक कि दिव्य रूपांतरण क्षेत्र के वे बाहरी शिष्य भी, जिन्होंने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, अब जोश में आकर देश के लिए जान देने को तैयार हो रहे थे। कुछ तो इतने भावुक हो गए कि उन्हें लगा युद्ध के मैदान में मरना ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा। हालांकि पूज्य क्षेत्र के वे शिष्य जिन्होंने असली युद्ध देखा था, वे शांत बैठे रहे। जो मौत के मुंह से वापस आए थे, वे जानते थे कि युद्ध कोई बच्चों का खेल नहीं है। वह भाषणों से कहीं ज्यादा भयानक और खूनी हकीकत थी। जैसे ही विराट गजानन का भाषण सुन रहा था, उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसने अनायास ही उत्तर दिशा की ओर देखा। उसी क्षण दक्षिणी महाद्वीप में मौजूद निर्मल अवतार को डार्क नाइट कैंप के कमांडर तरुण का एक बेहद जरूरी संदेश मिला। खबर यह थी कि पवनगढ़ राजवंश की उत्तरी सीमा पर तैनात जासूसों ने 6 अत्यंत शक्तिशाली आकृतियों को पवनगढ़ शाही शहर की ओर बिजली की रफ्तार से आते देखा है। वे इतनी तेज थे कि जासूसों को पहले लगा कि शायद उन्हें कोई वहम हुआ है, लेकिन बार बार जांचने पर पुष्टि हो गई कि यह कोई भ्रम नहीं था। 6 महाशक्तिशाली योद्धा सचमुच उत्तर से सीमा पार कर चुके थे और सीधे राजधानी की ओर बढ़ रहे थे।
यह खबर जंगल की आग की तरह डार्क नाइट कैंप में फैल गई और तुरंत कमांडर तरुण तक पहुंच गई, जिन्होंने बिना एक पल घमवाए इसे निर्मल अवतार को बता दिया। चूंकि वे आकृतियां बहुत तेजी से उड़ रही थीं, इसलिए जासूस उनके चेहरों को साफ नहीं देख पाए थे। उनकी साधना का सटीक स्तर पता लगाना तो दूर की बात थी, वे बस उनकी भयानक गति से इतना ही अंदाजा लगा पाए कि वे कम से कम स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र के अंतिम चरण के योद्धा होंगे। विराट ने उत्तर की ओर घूरते हुए सोचा, इस समय अचानक पवनगढ़ राजवंश में कौन घुस आया है, और वह भी एक दो नहीं बल्कि 6 स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र के अंतिम चरण के योद्धा। यह कोई मामूली बात नहीं थी। विराट अभी सोच ही रहा था कि उसने देखा ऊंचे चबूतरे पर बैठे प्रवर्तन हॉल के प्रमुख सिकंदर के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई हैं। साफ था कि उन्हें भी यह खबर मिल चुकी थी। सिकंदर बाकी हॉल प्रमुखों को बताने ही वाले थे कि तभी महल प्रमुख नलिनी ने अचानक अपना सिर उत्तर की ओर घुमाया। उत्तर से 6 शीर्ष स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र के विशेषज्ञ आ रहे हैं। पता नहीं वे दोस्त हैं या दुश्मन। नलिनी की भवें तन गईं। उनके होंठ हल्के से हिले और उनकी मधुर आवाज पूरे अखाड़े में गूंज उठी। अर्धचरण ब्रह्म ज्ञान स्तर की विशेषज्ञ होने के नाते नलिनी की इंद्रियां बहुत तेज थीं। वे सामान्य स्वर्गीय पूज्य योद्धाओं से कहीं ज्यादा दूर तक भांप सकती थीं। इसलिए इतनी दूरी से भी उन्होंने उन 6 योद्धाओं की भयानक आभा को महसूस कर लिया था, जो तूफान की तरह शाही शहर की ओर बढ़ रहे थे। क्या 6 शीर्ष स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र के विशेषज्ञ? नलिनी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। पवनगढ़ राजवंश में तो स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र के योद्धा ही उंगलियों पर गिने जा सकते थे, और शीर्ष स्तर के योद्धा तो और भी दुर्लभ थे। पूरे पवनगढ़ राजवंश में कुल मिलाकर 15 से ज्यादा शीर्ष स्वर्गीय पूज्य योद्धा नहीं थे, और अब अचानक 6 ऐसे महायोद्धा एक साथ प्रकट हो गए थे। यह संख्या पवनगढ़ की कुल शीर्ष शक्ति का 1/3 से भी ज्यादा थी। इतनी बड़ी ताकत के अचानक आने से सब घबरा गए। हालांकि बाकी लोगों की दृष्टि नलिनी जितनी तेज नहीं थी, इसलिए वे अभी तक उन योद्धाओं की आभा को महसूस नहीं कर पा रहे थे। सिकंदर ने पुष्टि की, महल प्रमुख सही कह रही हैं। 6 शक्तिशाली योद्धा सचमुच उत्तरी सीमा से घुस आए हैं। मुझे अभी अभी खबर मिली है। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया था कि वे कम से कम अंतिम चरण के स्वर्गीय पूज्य हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे सभी शीर्ष स्तर के होंगे। आचार्य केशव ने चिंता जताई, ये लोग कौन हैं? वे अचानक हमारे पवनगढ़ में एक साथ क्यों आए? उनके इरादे क्या हैं? आमतौर पर दूसरे राजवंशों के इतने शक्तिशाली योद्धा बिना वजह पवनगढ़ जैसे छोटे राज्य में नहीं आते थे। बाकी 7 राजवंशों की तुलना में पवनगढ़ छोटा और गरीब था। किसी बड़े योद्धा का यहां आना मतलब कोई बड़ा मकसद होना चाहिए। गुरु जियान ने कुछ पल सोचा और अनिश्चितता से पूछा, क्या वे प्राचीन खंडहरों के गुप्त क्षेत्र के लिए आए हैं? जियान की बात सुनकर सबने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में समझ और डर दोनों थे। ज्यादातर लोग जियान के अंदाजे से सहमत थे। वे सभी उस समय मौजूद थे जब शाही परिवार ने एक दुश्मन को दूसरे से मरवाने की अपनी खतरनाक योजना बनाई थी। उस समय लगभग सभी ने महासेनापति रणविजय का साथ दिया था और शाही परिवार की इस योजना का विरोध किया था, लेकिन दुर्भाग्य से शाही परिवार ने उनकी एक न सुनी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। अब ऐसा लग रहा था कि उस गलती की सजा भुगतने का वक्त आ गया है। अचानक नलिनी ने आश्चर्य से कहा, अरे, उनमें से एक तो पवन फेचन है। ये लोग जरूर उसके साथी होंगे। वे 6 लोग अब शाही शहर के काफी करीब आ चुके थे। अपनी पैनी नजर से नलिनी उनके चेहरे साफ देख सकती थी, और सुनहरे वस्त्र पहने युवक को उसने तुरंत पहचान लिया। पवनगढ़ राजवंश का वह खोया हुआ रत्न पवन फेचन। हालांकि नलिनी ज्यादातर समय एकांत में रहती थी, लेकिन उसने पवन फेचन को कई बार देखा था, खासकर तब जब पवन फेचन और गुरु भूपति के बीच अकादमी में महायुद्ध हुआ था।
उस लड़ाई ने नलिनी को भी अपने एकांत से बाहर आने पर मजबूर कर दिया था। उसी के हस्तक्षेप से गुरु भूपति शाही परिवार के चंगुल से बच पाए थे, इसलिए वह पवन फेचन को अच्छी तरह जानती थी। क्या पवन फेचन वापस आ गया है? नलिनी की बात सुनकर सभी के होश उड़ गए। सबके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। पवन फेचन भले ही एक अद्भुत प्रतिभाशाली योद्धा था, लेकिन वह बेहद घमंडी और नियम तोड़ने वाला इंसान था। वह अपनी मनमर्जी का मालिक था। अकादमी के कई बड़े योद्धा उसके हाथों मारे गए थे या अपमानित हुए थे। उसकी असाधारण प्रतिभा और अपार शक्ति के कारण उसे रोकना लगभग नामुमकिन था। जब तक वह अजेय नहीं बना था, तब तक शाही पूर्वज उसका समर्थन करते थे। लेकिन जब उसने अपनी पूरी क्षमता हासिल कर ली, तो बिना किसी समर्थन के भी वह पूरे पवनगढ़ में बेजोड़ था। इस बार उसकी वापसी निश्चित रूप से एक बड़ा तूफान लेकर आएगी। और सबसे बड़ी बात, वह अकेला नहीं आया था। वह अपने साथ 6 महाशक्तिशाली योद्धा लेकर लौटा था, जो ताकत में उससे कम नहीं थे। गुरुजी, लगता है इस बार हमें कड़ी टक्कर मिलने वाली है, विराट ने गुरु भूपति की ओर मुड़कर कहा। चूंकि उनकी मेज ऊंचे चबूतरे के सबसे करीब थी, इसलिए विराट ने वहां हो रही बातचीत को साफ साफ सुन लिया था। विराट ने यह उम्मीद नहीं की थी कि पवनगढ़ राजवंश में प्रवेश करने वाले 6 शीर्ष विशेषज्ञ सभी स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र के शिखर पर होंगे, और उनमें से एक, पवन फेचन, लंबे समय से गायब था। यह उसके लिए वाकई बुरी खबर थी। पवनगढ़ शाही परिवार को अचानक 6 और शीर्ष स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र के विशेषज्ञ मिल जाने और पवन फेचन के उस स्तर पर होने के कारण उसके और शाही परिवार के बीच संघर्ष उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन होने की संभावना थी। हालांकि शाही परिवार को 6 शीर्ष विशेषज्ञों का साथ मिल जाने के बावजूद विराट उनसे डरने वाला नहीं था। आखिरकार चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, क्या वे युवराज युवान से अधिक शक्तिशाली हो सकते थे, जो एक भयानक काले शल्क दानव में परिवर्तित हो चुका था? युवान को भी अंततः उनके तलवार संप्रदाय ने मार डाला था। तो पवन फेचन क्या चीज था? यदि वे वास्तव में उनका सामना नहीं कर सकते थे, तो वह पूर्वी प्रांगण के शिष्यों को लेकर अस्थायी रूप से दक्षिणी महाद्वीप में पीछे हट सकता था और पर्याप्त शक्ति प्राप्त होने पर लौट सकता था। भाई विराट, क्या हमें अस्थायी रूप से पीछे हट जाना चाहिए? पवन फेचन की वापसी के बारे में सुनकर गुरु भूपति का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। पवन फेचन की शक्ति को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। आखिरकार वे कभी पवन फेचन के बराबर एक अद्वितीय प्रतिभाशाली योद्धा थे और पवन फेचन के साथ जीवन मरण की लड़ाई में जीवित बचने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। 20 साल से भी पहले पवन फेचन पूरे पवनगढ़ राजवंश में अजेय था। अब 20 साल से भी अधिक समय बाद पवन फेचन की अद्भुत प्रतिभा के साथ उसकी शक्ति में निश्चित रूप से बहुत वृद्धि हुई होगी। उसे अपनी शक्ति की भयावहता का अंदाजा नहीं था। अगर वे प्राचीन आभा के गहन शोधन और 11वें स्तर की तलवार अभिप्राय देह शोधन व्यूह के प्रयोग से अपने वास्तविक सार और शरीर को इतना मजबूत बना चुके होते कि वे स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र के शिखर तक पहुंच चुके होते, तो उन्हें पवन फेचन से जरा भी डर नहीं लगता। हालांकि उन्होंने स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र के अंतिम चरण तक साधना कर ली थी, फिर भी वे शिखर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर थे। उनकी वर्तमान साधना गति से शिखर तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 1 महीना और लगेगा। इस महीने के दौरान उन्होंने सीधे टकराव से बचना ही बेहतर समझा। एक बार जब वे स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र के शिखर तक पहुंच जाएंगे, तो उन्हें पवन फेचन से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। यह सुनकर विराट ने कुछ देर सोचा और अंत में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो चलो पीछे हटते हैं। चूंकि वह फिलहाल जीत नहीं सकता था, इसलिए उसे सुर्खियों से दूर रहना चाहिए था। उसे अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं थी। कमजोर स्थिति में भी डटे रहना, कष्ट सहकर भी अपनी इज्जत बचाने का एक तरीका था। विराट का पहला सिद्धांत हमेशा जीवित रहना था। अगर वह बच गया तो भविष्य में कुछ भी संभव था। खोई हुई इज्जत बाद में वापस मिल सकती थी, लेकिन अगर उसने अपनी जान गंवा दी
तो बाकी सब कुछ अर्थहीन हो जाएगा। वास्तव में अगर वह यहां अकेला होता तो उसे पवन फेचन का सामना करने में कोई आपत्ति नहीं होती। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ हालांकि वह पवन फेचन को हरा नहीं सकता था, लेकिन उसका सत्य योद्धा दिव्य शरीर 5वें स्तर की पूर्णता तक पहुंच चुका था, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति 7वें दर्जे के उच्च गुणवत्ता वाले जादुई हथियार के बराबर थी। यहां तक कि एक शिखर स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी उसकी शारीरिक सुरक्षा को भेदना मुश्किल लगता। इसके अलावा उसने अपने अग्नि तत्व कवच का 20% परिष्कृत कर लिया था। अग्नि तत्व कवच की सामग्री स्वयं ही अत्यंत रक्षात्मक थी और उसकी 20% शक्ति को नियंत्रित और उपयोग करने की क्षमता से उसकी रक्षात्मक शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। अपने सत्य योद्धा दिव्य शरीर की 5वें स्तर की पूर्णता और अग्नि तत्व कवच की रक्षात्मक शक्ति के बल पर वह किसी भी उच्च कोटि के स्वर्गीय पूज्य योद्धा का सामना करने से भी नहीं डरता। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पराजित नहीं कर सकता था और न ही उसका प्रतिद्वंद्वी उसे पराजित कर सकता था। जीवित रहने की क्षमता के मामले में यह अनुमान लगाया गया था कि पूरे पवनगढ़ राजवंश में कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता था। हालांकि वह अकेला उपस्थित नहीं था। पूर्वी प्रांगण के शिष्यों का एक बड़ा समूह भी वहां मौजूद था और वह रोहिणी, राजवीर सिंह और अन्य लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए विराट और गुरु भूपति ने पूर्वी प्रांगण के शिष्यों को इशारा किया और पीछे हटने की तैयारी की। विराट, यह विजयोत्सव अभी शुरू ही हुआ है, तुम सब क्या कर रहे हो? विराट और पूर्वी प्रांगण के अन्य शिष्य जैसे ही उठकर जाने ही वाले थे कि अचानक एक आवाज सुनाई दी। विराट ने आवाज की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका जानी दुश्मन पागी राजकुमार पवन फेयू था। विराट ने ऊंचे चबूतरे पर अकादमी के उच्च अधिकारियों की बातचीत सुन ली थी और चबूतरे से कुछ ही दूरी पर स्थित पवन फेयू की मेज पर बैठे लोगों ने भी महल प्रमुख नलिनी और अन्य लोगों की बातचीत सुनी थी। पवन फेचन के लौटने की खबर सुनकर पवन फेयू अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विराट अभी भी जीवित है। पवन फेयू पवन फेचन की शक्ति को भली भांति जानता था। 20 वर्ष से भी अधिक समय पहले पवन फेचन पूरे पवनगढ़ राजवंश में अजेय था। 20 वर्ष बाद तो और भी अधिक। अगर विराट का सामना पवन फेचन से होता तो शायद वह एक बार भी नहीं झेल पाता और मारा जाता। पवन फेचन और गुरु भूपति कट्टर दुश्मन हैं। अगर पवन फेचन विराट और गुरु भूपति को एक साथ देख लेता तो वह विराट को भी मार डालता। 30 साल से भी पहले उनके युद्ध के दौरान पवन फेचन वास्तव में अजेय नहीं था। इसलिए नलिनी और अकादमी के अन्य उच्च पदस्थ सदस्यों के हस्तक्षेप से गुरु भूपति की जान बच गई थी। 20 साल पहले जब पवन फेचन अजेय था तब गुरु भूपति एक आलसी, निकम्मा और शराबी बन चुके थे और पवन फेचन ऐसे व्यक्ति की परवाह नहीं करता था। लेकिन अब पवन फेचन लौट आया है और गुरु भूपति अब वह शराबी नहीं रहे जो वे 20 साल पहले थे। वे स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। पवन फेचन उन्हें कैसे बर्दाश्त कर सकता था? पवन फेचन और गुरु भूपति के बीच संघर्ष होना तय था और गुरु भूपति के साथ होने के कारण विराट का भी वही हाल होना तय था। हालांकि पवन फेयू में संयम की कमी थी, लेकिन वह विराट से अनगिनत बार भिड़ चुका था और उसकी धूर्तता और चालाकी से भली भांति परिचित था। इस स्थिति में विराट के स्वभाव को देखते हुए वह पवन फेचन के क्रोध से बचने का रास्ता ही चुनता। इसलिए पवन फेयू विराट की हर हरकत पर नजर रख रहा था। विराट और पूर्वी प्रांगण के शिष्यों के समूह की हरकतों को देखकर उसने अनुमान लगाया कि विराट पहले भागने की योजना बना रहा है। पवन फेयू विराट से दिल से नफरत करता था और उसे जान से मारना चाहता था। वह विराट को इतनी आसानी से भागने कैसे दे सकता था? अगर विराट इस बार बच निकला तो भविष्य में उसके और पवन फेचन के बीच टकराव पैदा करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए
जैसे ही विराट और पूर्वी प्रांगण के शिष्यों का समूह रवाना हुआ, वह तुरंत बाहर कूद पड़ा। उसकी आकृति पलक झपकते ही सामने आ गई और उसने विराट और बाकी लोगों का रास्ता रोक दिया। मैं क्या करना चाहता हूं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, रास्ते से हट जाओ। पवन फेचन को पास आते देख विराट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ठंडे लहजे में कहा। विराट के पास उस कमीने पवन फेयू से बहस करने का समय नहीं था। पवन फेचन और उसका दल तूफान की रफ्तार से शाही शहर की ओर बढ़ रहा था। कौन जाने वे पहले पवनगढ़ अकादमी पहुंचेंगे या शाही महल। पवन फेचन कभी पवनगढ़ अकादमी का शिष्य रह चुका था और अकादमी में उसका एक पुराना निवास भी था। सच तो यह था कि जब पवन फेचन यहां था तब उसने शाही महल के अपने आलीशान निवास की तुलना में अकादमी के अपने छोटे से घर में ज्यादा समय बिताया था। इसलिए इस बात की प्रबल संभावना थी कि पवन फेचन पहले पवनगढ़ अकादमी लौटेगा और अगर वह पहले अकादमी पहुंचता है तो उसे यहां चल रहा विजय भोज जरूर दिखाई देगा। अगर उसने यहां गुरु भूपति को देख लिया तो फिर जो तबाही मचेगी उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। पवन फेयू ने विराट को देखते हुए जोर से व्यंग्य भरी आवाज में कहा, विराट, महल प्रमुख नलिनी इतने सालों के एकांतवास के बाद बाहर आई हैं और खुद इस भोज में शामिल हुई हैं। यह दिखाता है कि वे इस उत्सव का कितना सम्मान करती हैं। लेकिन भोज अभी शुरू ही हुआ है और तुम अभी से जा रहे हो। क्या तुम महल प्रमुख का अपमान कर रहे हो? पवन फेयू ने जानबूझकर अपनी आवाज इतनी तेज रखी थी कि भोज में मौजूद लाखों शिष्य उसे साफ साफ सुन सकें। उसका मकसद साफ था, विराट को पूरी पवनगढ़ अकादमी के खिलाफ खड़ा करना। अगर विराट अभी चला जाता और उस पर नलिनी के अपमान का ठप्पा लग जाता तो चाहे उसने युद्ध में कितने भी बड़े झंडे गाड़े हों, उसे पूरी अकादमी से बहिष्कृत कर दिया जाता। हालांकि नलिनी सार्वजनिक रूप से कम ही दिखाई देती थीं, फिर भी वे पवनगढ़ अकादमी की सर्वोच्च नेता थीं और सभी शिष्य उन्हें देवी की तरह पूजते थे। पवन फेयू के शब्दों ने आग में घी का काम किया। भीड़ में तुरंत खलबली मच गई। वह कौन है? उसकी इतनी हिम्मत कि वह महल प्रमुख का अनादर करे? उसे अपनी औकात का पता नहीं है क्या? किसी ने गुस्से से विराट को घूरते हुए कहा, भाई, तुम उसे नहीं जानते? तुम अकादमी में रहते हो या गुफा में? यह पवनगढ़ अकादमी का कुख्यात कंजूस विराट है। यह वही है जिसने अंधकार राजवंश के खिलाफ युद्ध में सबसे बड़ा योगदान दिया था। दूसरे ने जवाब दिया, क्या वह महान कंजूस विराट है? लेकिन वह तो केवल मानव पूज्य स्तर का एक मामूली योद्धा है। वह इतना बड़ा कारनामा कैसे कर सकता है? यह सुनकर वह व्यक्ति हैरान रह गया। तुम्हें शायद पता नहीं है, विराट हमारी अकादमी का एक विलक्षण प्रतिभा है। उसकी प्रतिभा 100 साल पहले वाले उस पवन फेचन से भी कहीं ज्यादा मानी जाती है। उसकी शक्ति को सामान्य मानकों से नहीं मापा जा सकता। मैंने सुना है कि इस युद्ध में अंधकार राजवंश को उसके हाथों करारी हार झेलनी पड़ी। बिल्कुल सही। हालांकि विराट लालची और चरित्रहीन है, लेकिन उसने युद्ध में अद्वितीय वीरता दिखाई है। अगर वह न होता तो शायद आज हम यहां न बैठे होते। उसकी उपलब्धियां तो शायद महासेनापति रणविजय से भी ज्यादा हैं। लेकिन पहले व्यक्ति ने फिर से गुस्से में कहा, चाहे उसकी वीरता कितनी भी महान क्यों न हो, उसे हमारी महल प्रमुख का अपमान करने का कोई हक नहीं है। आखिर वह अकादमी का शिष्य है, उसे थोड़ा तो सम्मान दिखाना चाहिए। आसपास के लोगों की बातें सुनकर उस व्यक्ति को समझ आ गया कि वह नीले वस्त्रों वाला युवक कौन है, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसकी नजर में महल प्रमुख एक देवता समान थीं। विराट का योगदान अपनी जगह था, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल सही, यह हद से ज्यादा है। क्या उसकी उपलब्धियां इतनी बड़ी हैं कि वह महल प्रमुख को अपनी नजरों में भी न रखे? यह तो घमंड की इंतहा है। किसी और ने भी सुर में सुर मिलाया। लगता है युद्ध की जीत ने इसके दिमाग खराब कर दिए हैं। थोड़ा नाम क्या कमा लिया, अब जमीन पर पैर ही नहीं पड़ रहे। यह बदमाश हद पार कर चुका है। मैं इसे अपना आदर्श मानता था, पर सोचा नहीं था कि यह ऐसा निकलेगा।
थोड़ी सी शोहरत क्या मिली, महल प्रमुख की अवहेलना करने लगा। आगे चलकर इसका क्या हाल होगा। भीड़ का रुख बदल रहा था। जिन लोगों के मन में विराट के लिए सम्मान था, वे भी अब उसके खिलाफ हो रहे थे। यह देखकर विराट का चेहरा उतर गया। वह नीच पवन फेयू, उसकी चाल वाकई घिनौनी थी। अगर विराट सच में पूर्वी प्रांगण के शिष्यों को लेकर चला जाता है तो पवन फेयू की बात सच साबित हो जाएगी। उस समय चाहे उसके पास 100 मुंह ही क्यों न हो, वह अपनी सफाई नहीं दे पाएगा। भोज में मौजूद ज्यादातर लोगों को अंदर की बात, पवन फेचन और गुरु भूपति की दुश्मनी पता ही नहीं थी। इस तरह वह पूर्वी प्रांगण को पूरी अकादमी का दुश्मन बना देगा, जो उनके भविष्य के लिए बेहद खतरनाक होगा। पवन फेयू ने विराट को एक ठंडी और घमंडी मुस्कान के साथ देखा। विराट से कई बार मात खाने के बाद उसे लग रहा था कि आखिरकार इस बार बाजी उसके हाथ में है। विराट और पवन फेयू की नजरों की टक्कर के ठीक बाद विराट को अचानक गुरु भूपति का एक मानसिक संदेश मिला। भाई विराट, अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी है। वे लगभग पहुंच ही गए हैं। गुरु भूपति ने भी उन 6 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभाओं को अकल्पनीय गति से अकादमी की ओर बढ़ते हुए महसूस कर लिया था। वे 6 आकृतियां इतनी तेज थीं कि अब भागना संभव नहीं था। अगर वहां केवल विराट, गुरु भूपति और फैजान जैसे विशेषज्ञ होते तो शायद वे निकल जाते, लेकिन पूर्वी प्रांगण के कमजोर शिष्यों के साथ इतनी जल्दी भागना नामुमकिन था। यह सुनकर विराट के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। अगर भागना नामुमकिन है तो फिर डटकर सामना करना ही होगा। पवन फेयू, तुम्हारी किस आंख ने मुझे जाते हुए देखा? विराट ने पवन फेयू पर पलटवार किया। हाँ, अभी भी बहस कर रहे हो? अगर जाना नहीं चाहते थे तो खड़े क्यों हुए? पवन फेयू शांत और संयमित रहा। उसकी नजर में विराट अब बस बहाने बना रहा था, लेकिन अब जब उसने जाल बिछा ही दिया था तो वह शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। आज वह विराट को हराकर ही दम लेगा। विराट के हाथों इतनी बेइज्जती सहने के बाद पवन फेयू को आखिरकार जीत का स्वाद चखने का मौका मिल रहा था। क्या तुमने नहीं देखा कि हॉल प्रमुख गजानन ने अभी अभी बोलना समाप्त किया है? विराट ने ताना मारा। तो क्या हुआ? पवन फेयू ने पलटवार किया। प्रमुख गजानन बोल चुके हैं, इसका मतलब है कि विजयोत्सव अब भी शुरू हुआ है। क्या यही तुम्हारे जाने का कारण है? मुझे लगता है कि तुम न केवल महल प्रमुख नलिनी का अनादर करते हो, बल्कि सभी हॉल प्रमुखों से भी घृणा करते हो। पवन फेयू ने ताना मारते हुए विराट पर एक के बाद एक आरोप लगाए। बदनामी करने और अफवाहें फैलाने में कुछ खर्च नहीं होता, इसलिए वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। पवन फेयू की बातें सुनकर पवनगढ़ अकादमी के अन्य शिष्य और भी क्रोधित हो गए। सभी को लगा कि विराट का यह बर्ताव सचमुच घोर अपमानजनक है। चाहे तुम अद्वितीय मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के धनी हो, चाहे तुमने युद्ध के मैदान में कितना भी योगदान दिया हो, फिर भी तुम पवनगढ़ पौडर अकादमी के शिष्य हो। तुम इतने अहंकारी और निर्लज्ज कैसे हो सकते हो? धिक्कार है, हद हो गई। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। यह तो हद से ज्यादा घमंड है। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मेरी ताकत बहुत कम है। अगर मुझ में दम होता तो मैं इस घमंडी पागल को जरूर सबक सिखाता। पवन फेयू के ये शब्द कहते ही पूरा माहौल गर्म हो गया। कई लोग विराट को कोसने लगे। विराट ने इस शोरगुल को अनसुना कर दिया। उसने पवन फेयू को एक मूर्ख की तरह देखते हुए कहा, पवन फेयू, मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें बुरा कहूं, मूर्ख कहूं या दोनों। सिर्फ इसलिए कि हम खड़े हो गए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम जा रहे हैं। विराट ने एक पल के लिए रुका और फिर अपनी आवाज बुलंद की। हम यह सब हॉल प्रमुख गजानन के प्रति सम्मान दिखाने के लिए कर रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, प्रमुख गजानन ने इस युद्ध में हमारे पवनगढ़ राजवंश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से जयनगढ़ के युद्ध क्षेत्र में उन्होंने हमारे पवनगढ़ अकादमी के शिष्यों की वापसी को सुरक्षित करने के लिए खुद भारी नुकसान उठाया और लगभग अपनी जान गंवा दी। प्रमुख गजानन की निस्वार्थ भावना के लिए पूर्वी प्रांगण के सभी शिष्यों के मन में गहरा सम्मान है। विजय समारोह के भोज में उनके भाषण समाप्त होने के बाद
हम पूर्वी प्रांगण के शिष्य बैठे रहने की हिम्मत नहीं कर पाए और प्रमुख गजानन के प्रति सम्मान दिखाने के लिए खड़े हो गए। क्या यह कोई अपराध है? क्या इससे तुम्हें कोई आपत्ति है? विराट की आवाज अब और तेज हो गई। तुम्हारे जैसे मूर्ख, दुष्ट, कुटिल और निर्लज्ज व्यक्ति ही ऐसी घिनौनी बातें सोच सकते हैं। प्रमुख गजानन के प्रति हमारे सम्मान को तुमने महल प्रमुख नलिनी के अपमान के रूप में मोड़ दिया। मैं सचमुच तुम्हारे कुटिल मन की सीमा का अंदाजा नहीं लगा सकता कि तुम इस तरह की बातें सोच सकते हो। विराट ने बोलते समय अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया, जिससे उसके शब्द स्पष्ट रूप से पवनगढ़ अकादमी के प्रत्येक शिष्य के कानों तक पहुंच गए। विराट के ये शब्द कहते ही पहले का शोरगुल भरा वातावरण अचानक शांत हो गया। जो शिष्य विराट को कोस रहे थे वे तुरंत सन्न रह गए। कुछ देर की चुप्पी के बाद पहले से शांत भोज में और भी जोरदार शोर मच गया। पवनगढ़ अकादमी के वे शिष्य जो विराट की कड़ी आलोचना और निंदा कर रहे थे, अब शर्मिंदा नजर आ रहे थे। तो कंजूस विराट और अन्य लोग जाने के लिए नहीं, बल्कि प्रमुख गजानन के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए खड़े हुए थे। हम सबने उन्हें गलत समझा था। हाँ, हमने सोचा था कि वह घमंडी और अभिमानी है, लेकिन देखो वह प्रमुख गजानन का कितना आदर करता है। हमारे बारे में सोचो, प्रमुख गजानन ने जयनगर में हमारी वापसी को सुरक्षित करने के लिए लगभग अपनी जान गंवा दी थी, और उनके बोलने के बाद भी हम यहाँ बेफिक्र बैठे रहे। दूसरी ओर विराट ने इतना बड़ा योगदान दिया, फिर भी उसने जरा भी अहंकार नहीं दिखाया, बल्कि इतना सम्मान दिखाया, और हमने उस पर शक किया। यह बेहद शर्मनाक है। धिक्कार है कुत्ते, फिर से उसे कंजूस विराट कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युवा गुरु विराट मेरे आदर्श हैं, तुमने उनके लिए ऐसा अपमानजनक नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? यकीन मानो मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर जान से मार दूंगा। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। मुझे बस उन्हें उस नाम से बुलाने की आदत थी। अब से मैं उन्हें फिर कभी कंजूस विराट नहीं कहूंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि युवा गुरु विराट की प्रतिभा इतनी असाधारण और उनका चरित्र इतना नेक होगा। उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, फिर भी उनमें जरा भी अहंकार या घमंड नहीं था। वे सचमुच मेरे सपनों के राजकुमार हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ वह पवन फेयू घिनौना और नीच है। वह पवनगढ़ राज परिवार का 5वां राजकुमार है, फिर भी ऐसी ओछी हरकतें करता है। 5वां राजकुमार, ऐसे काले और विकृत दिल वाला, सचमुच नीच है। वह आदमी भयानक है। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर हम युवा गुरु विराट को लगभग गलत समझ बैठे थे। इतने सालों में मैंने ऐसा बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। खुद बुरा होना एक बात है, लेकिन दूसरों को बदनाम करने की कोशिश करना दूसरी बात। ऐसा व्यक्ति हमारी पवनगढ़ अकादमी के लिए कलंक है। मैंने सुना है कि वह पवनगढ़ राजवंश के युवराज पद के उम्मीदवारों में से एक है। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर हमारा सम्राट इतना नीच और निर्लज्ज व्यक्ति हुआ तो हमारे राजवंश का क्या होगा। छोड़ो, अगर यह निर्लज्ज बदमाश पवनगढ़ का युवराज बन सकता है तो मैं तुरंत यहां से निकलकर तलवार संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा। हाँ, अगर यह कमीना युवराज बन सकता है तो मैं भी यहां नहीं रहूंगा। यह तो कतई शर्म की बात है। विराट की बातों और भीड़ की प्रतिक्रिया सुनकर पवन फेयू गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका चेहरा बदसूरत हो गया। विराट के शब्द सचमुच बेहद क्रूर थे। उन्होंने उसे पूरी तरह से अपमानित कर दिया था। विराट ने उसे एक कुटिल, नीच, मूर्ख और घृणित खलनायक के रूप में चित्रित किया था। विराट की बातों से पवन फेयू पहले से ही क्रोधित था, और अब अकादमी के जिन शिष्यों ने विराट को कोसते हुए अपना क्रोध उस पर मोड़ दिया था, उन्हें यह महसूस करके पवन फेयू को ऐसा लगा जैसे हर कोई उसे दोषी ठहरा रहा हो और वह अपना बचाव करने में असमर्थ हो। इस समय पवनगढ़ अकादमी में उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई थी। अब से वह पवनगढ़ राजवंश में एक ऐसे व्यक्ति की तरह होगा जिससे हर कोई नफरत करेगा। जब उसकी प्रतिष्ठा पहले से ही इतनी धूमिल हो चुकी है, तो वह पवनगढ़ राजवंश के युवराज पद के लिए कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है?
विराट के शब्दों ने दशकों की उसकी मेहनत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। पवन फेव जितना इसके बारे में सोचता, उतना ही क्रोधित होता जाता। उसने कांपते हुए शरीर से विराट की ओर इशारा किया और बेहद पीले पड़े चेहरे से चिल्लाया, तुम तुम तुम। वह कुछ ही तुम बोल पाया था कि गुस्से के मारे उसने मुंह भर खून उगल दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और विराट के प्रचंड क्रोध और अपनी ही बेइज्जती के कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ा। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।